जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया गया है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था महमूद गजनी ने लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो उत्तर भारत को जीतने वाले शासक कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौरी, जिसने उत्तर भारत को 1192 में जीता था। तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के का उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो किस युद्ध के बाद दोस्तों? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन शामिल नहीं था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय। चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। जबकि पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, उसका पुत्र दिलावर खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये सभी बाबर को आमंत्रित किए थे कि आप आक्रमण कीजिए। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में दिया गया है प्राचीन स्थल, दूसरी तरफ सूची में दिया गया है पुरातात्विक अवशेष। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से सबसे बड़ा डॉकयार्ड गोदीवारा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से पकी हुई मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वें नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह लोथल है, जो कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है। 9वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, यह कहाँ पता चला है दोस्तों? तो यह पता चला है धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, 10वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा था वह कौन कौन थे? तो उनमें से एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखल दास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। 11वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनका जो है क्रम आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्रम जो है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया। उसके बाद कौन आया? तो पुर्तगालियों के बाद कौन आया था दोस्तों? तो पुर्तगालियों के बाद डच आया था। उसके बाद कौन आया था? अंग्रेज आए। सॉरी दोस्तों, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए? तो पुर्तगालियों के बाद जो आए थे, पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे? तो पुर्तगालियों के बाद हो जाएंगे डच, डच के बाद अंग्रेज हो जाएंगे, अंग्रेज के बाद हो जाएंगे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी चौथे नंबर पर। इस तरह से ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था?
किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? यह जहांगीर के शासनकाल में। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री खोली थी। 13वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो किस कंपनी को दोस्तों? तो ल्यूवेंट कंपनी। किस कंपनी को? ल्यूवेंट कंपनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यही यहाँ पर गलत है। ठीक है, और सब यहाँ पर सही, सभी कथन सत्य हैं। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस डी अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित गवर्नर थे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक हैं? तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चौरनक हैं। कलकत्ता के संस्थापक कौन है दोस्तों? जॉब चौरनक हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? तो स्वल्ली के स्थान पर हराने वाले पुर्तगाली गवर्नर थॉमस बेस्ट था। ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण था। ऑप्शन नंबर डी। 19वां नंबर प्रश्न की बात करें, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र थी। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो विलियम हॉकिंस के संबंध में यहाँ पर हम लोगों को कथन देखना है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों। तो विलियम बेंटिंक वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, यही बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हॉकिंस आगरा में जहांगीर के दरबार में व राजा जेम्स प्रथम का सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा था, बिल्कुल सही है। उसे पोत का नाम हेक्टर था, बिल्कुल सही है। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ठीक है, यहाँ दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिला लेते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च जो न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, यह हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों का जो आगमन हुआ था, भारत आगमन इंग्लिश मिशनरियों का, ये कब हुआ था दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। 1892 भारत परिषद अधिनियम के तहत। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यही यहाँ पर गलत कथन है और सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इनमें से जो सुमेलित पहले देखते हैं वो कौन है,
यहाँ पर सुमेलित नहीं है ढूंढना है, ठीक है। मार्ले मिल्टो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम स्वशासन, बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही। साइमन कमीशन भारत विभाजन, यही यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था? तो जनवरी 22, 1947 में, 22 जनवरी 1947 में। 28 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है, कूट में दिया गया है उत्तर दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और डी सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यहाँ पर अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है। 30वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देख सकते हैं पहला जो है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नहीं है, लगता है लास्ट में चौथा ऑप्शन में होगा, ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के एकमात्र भारतीय सदस्य KM मुंशी थे, ठीक है। कांग्रेसी सदस्य, सॉरी दोस्तों, कांग्रेसी सदस्य है तो KM मुंशी थे। संविधान सभा के जो बात करें अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यां थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्यां थीं। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन था दोस्तों, यह कब किया गया था? तो इसकी जो गठन हुई थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर प्रश्न है, डंकन पास किसे बीच में स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में इन्हें लगाना है दोस्तों। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसके बाद झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल झारखंड, उसके बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा दोस्तों? तो उसके बाद हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो इनका जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए होंगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है दोस्तों? तो मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। तो प्रवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल द्वीप समूह लक्षद्वीप है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है दोस्तों, ये भारतीय सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, सबसे पहला राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये पहचानना है। तो सही सुमेलित है, इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं दोस्तों। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, बिल्कुल गलत। कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं कोकण तट, बिल्कुल गलत। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में है। महादेवी पहाड़ियाँ, महादेवी जो पहाड़ियाँ हैं मध्य भारत में, बिल्कुल सही। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, बिल्कुल सही। यहाँ 3 और 4 सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल सही। लेकिन मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, यही यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, नंदा देवी चोटी कहाँ है। तो नंदा देवी जो चोटी है यह गढ़वाल हिमालय का भाग है, नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट है गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है। तो गोरलाटा जो चोटी है दोस्तों, यह शामरी पाट में स्थित है। शामरी पाट में गोरलाटा चोटी स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों सोनोजोइक काल में, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो कौन सा यहाँ पर मरुस्थल के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा मरुस्थल है। तो सिंधु क्षेत्र जो है दोस्तों यह मरुस्थल है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो 47 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि रहने की अधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास सर्वाधिक रहती है। 50 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य से दूरी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद क्या हो जाएगा तो बृहस्पति, उसके बाद क्या हो जाएगा तो यूरेनस, और उसके बाद हो जाएगा प्लूटो सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बीबी का जो मकबरा है ये लखनऊ में नहीं है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, ठीक है, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जबकि निशांत बाग जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु, बिल्कुल सही। बेलूर मठ कोलकाता, बिल्कुल सही है, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न की बात करें, वायुसेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो वायुसेना का पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है दोस्तों यह शिलोंग में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो 53 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा बर्किंघम इंग्लैंड। बर्किंघम इंग्लैंड में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया द्वारा तैयार किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है तो बिहार में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया जैव विविधता अधिनियम। तो दिसंबर 2002 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो होने वाला है, पहले कौन सुमेलित है ये देखना है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बिल्कुल सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, बिल्कुल सही। पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 1997, बिल्कुल सही। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता है, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य
गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना है, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। HDI का जो आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है दोस्तों नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो लॉटरी जीतना को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है दोस्तों। उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तकालय में वर्णन किया है। किस पुस्तकालय में वर्णन किया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पादन में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा सही हास्यवान क्रम है। तो 65 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सेवा, उद्योग और कृषि। सेवा, उद्योग और कृषि। 66 नंबर प्रश्न है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो होता है दोस्तों यह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। तो पौधे की मृत्यु का कारण क्या बनता है दोस्तों। बाह्य परासन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों विचार करना है और कूट में सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो 68 को पहले अच्छा से पढ़ लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली परागमय होती है, बिल्कुल गलत। कोशिका भित्ति अर्ध परागमय होती है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ना एक सही है और ना दो सही है। ठीक है, दोनों उल्टा दिया गया है दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य कथन है। तो असत्य कथन को यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, देख लेते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अंत प्रादितिक जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या के थैली कहते हैं, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट फूलों और बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्णिलोक के कारण किसी भी फूल या बीज का रंग होता है दोस्तों। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है दोस्तों कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यह हेक्सले का कथन है। हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। 71 नंबर प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो कोशिकांग डीएनए कौन रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर प्रश्न अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों सिकुड़ जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों लाइसोसोम कार्य करता है। तो लाइसोसोम जो होता है दोस्तों यह अंतकोशिकीय पाचन में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा चिकनी ईआर पर, चिकनी ईआर पर अर्धपरागमय झिल्ली पर। 75 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रुस्का ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों। तो क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को निम्न में से किस वैज्ञानिक की शपथ दिलवाई जाती है। किस वैज्ञानिक की शपथ दिलवाई जाती है दोस्तों। हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलवाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक बटन जरूर दबा दें। 78 में पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, बिल्कुल सही। कोनकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेरोलॉजी रक्त का अध्ययन, बिल्कुल सही। एफिकल्चर मधुमक्खी पालन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत कथन है। नेक्स्ट है कोशिका में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान करता है। तो कोशिका में जो O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है दोस्तों, यह कौन करता है। तो विसरक द्वारा होता है, विसरण द्वारा।
कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। 18 नंबर प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कोशिका के आकार और अपमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। जबकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका निकलती है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। 81 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण उच्च ताप है। ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चयन करें। तो गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा, यौगिक एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो कौन शुद्ध पदार्थ है दोस्तों। तो 83 का राइट आंसर होगा, कौन शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज जो है शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बारूद किसका मिश्रण है। तो बारूद जो मिश्रण है दोस्तों, ये सोरा, गंधक और कोयला का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा है दोस्तों। तो देख सकते हैं, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन, यही यहाँ पर गलत कथन है। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो ऊर्ध्वपातित कौन हो सकता है दोस्तों। तो ऊर्ध्वपातित जो इन चारों ऑप्शनों में है, ये कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो सकता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है। 87 नंबर प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड को द्रवीभूत किया जा सकता है। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक लेड यानी कि सीसा है। 89 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, एक तरफ तत्व दिए गए हैं। तो हीरा किसका है। तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है। वहीं संगमरमर किसका है। तो कैल्शियम का अपरूप संगमरमर है। ठीक है, रेत बालू जो है सिलिकॉन का है और एल्युमिनियम जो है मणिक इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, हीरा क्या है। हीरा जो है दोस्तों, यह क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हीरा एक तत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन में है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन है। तो जल का जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ भौतिक राशियाँ, एक तरफ इकाइयाँ दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं त्वरण का क्या होगा। तो त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात करें बल का क्या होगा। तो बल का होगा न्यूटन, बल का होगा न्यूटन। एक सेकेंड, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का होगा न्यूटन। कृतकार का क्या होगा। कृतकार का कार्य का होता है जूल, आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं ऑप्शन हमारा होने वाला है। 93 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो विमा कहलाएगी, यह कहलाएगी m-1 L-3 T-2। ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर माइनस इनवर्स होता है। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज क्या मापते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वह हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की विमा समान है। तो किस जोड़े की विमा समान है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा की विमा समान है। ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। 98 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। तो देख सकते हैं दूरी का क्या होगा। तो दूरी का प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा जो होती है, ये विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी दोस्तों। ऊर्जा का जो होता है क्या होता है, ऊर्जा का होता है वाट घंटा, और उसके बाद विद्युत आवेश की मात्रा का होगा कूलम।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 99 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक देख सकते हैं, सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सबसे पहले उच्च वेग है, तो उच्च वेग मैक संख्या हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य क्या होगा, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य जो मापते हैं एंगस्ट्रम, तरंग दैर्घ्य किससे मापते हैं, एंगस्ट्रम से। दाब का होगा पास्कल, वहीं ऊर्जा का होगा जूल। ठीक है, तो सभी यहाँ पर 1 2 3 4 करके सुमेलित है। नेक्स्ट है 100वां नंबर एवं अंतिम नंबर प्रश्न, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए गए हों तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो दाब का जो मात्रक हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तभी हम लोगों ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार दरोगा का जो दरोगा प्रैक्टिस सेट पेड वाला बैच में चल रहा है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोगों ने 5 देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।